आज का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपने समाज के भाई, पिता, बहनें और माताओं को ये बात उनके खुल के बोलूं कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है विधायक पद के प्रत्याशियों के लिए, तो हमें इस बार जो वोटिंग करनी है वो जाति, धर्म, लिंग या पार्टी या किसी नेता का मुंह देखकर नहीं करना है। वो हमें अपने बच्चों का मुंह देखकर सही कैंडिडेट का चयन करना है। और कैंडिडेट का चयन हम किसी के बात पर नहीं, जैसे हमारे पति द्वारा या किसी हमारे गांव के किसी ठेके द्वारा या हमारे घर के गार्जियन के द्वारा कह जाने पर हम लोग वहां बटन नहीं दबाएंगे। हम लोग खुद पहले सुनेंगे, सारे कैंडिडेट का वक्तव्य सुनेंगे, उनकी विचारधारा सुनेंगे, उनके काम करने की में वो कितने सक्षम है, वो क्या कहते हैं, उनकी विचारधारा क्या है। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ, अगर किसी के मन में छल कपट है या वो उसके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, तो वो अपनी बातों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा शब्द जरूर छोड़ जाता है जो कि हमारे लिए एक चुनना आसान हो जाता है कि वो सही कैंडिडेट है या नहीं। आपको जनसुराज टिकट क्यों दे? अगर आपको टिकट जनसुराज नहीं देती है तब क्या कीजिए? मुझे सबसे पहला सवाल है कि आपका जनसुराज टिकट क्यों दे। मैं इसलिए अपने आप को टिकट की दावेदार बताती हूँ क्योंकि पिछले जब से हमारा देश आजाद हुआ है, बखरी विधानसभा में कभी कोई महिला प्रत्याशी नहीं रही है। कोई महिला आज तक नहीं बन के आई है विधायक। और सर नंबर 2, उस नहीं आने के कारण जो हमारे क्षेत्र में कमियां हैं, समाज में कमियां हैं, अगर लगातार एक ही जैसे पुरुष ही कंटिन्यू आए, लेकिन उन्होंने इसको अपना काम पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। सफलता पाई, गाड़ी मिलने पर उनको सफलता का ऐसा नशा चढ़ा कि उन्होंने काम करना इतना महत्व नहीं दिया। लेकिन सर महिलाओं को दर्द होती है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, जब उनके बच्चे तकलीफ में रहते हैं, जब वो सरकारी अस्पतालों में तकलीफ में प्रसव में रहते हैं। और इस तरह की हमारे बच्चे जब स्कूल से आते हैं, सड़क सही नहीं बनी होती, बारिश में पानी लगा हुआ रहता है, ऐसे गंदे पानी से हमारा बच्चा होकर रास्ते में आता है। महिलाओं के पास बहुत सारे, क्योंकि एक महिला ही ऐसी होती है जो कि हर परेशानी को बड़ा नजदीक से जानती है। और पुरुष तो यहाँ हमारा बिहार जैसे रहा, पुरुष हमारे बाहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, जिस कारण वो वहीं पर काम रोजगार व्यवसाय उनका चलता है। वो वहां पर चलने के कारण वो लोग कमियां उनको भी पता है, लेकिन हम उन कमियों के बीच ज्यादा रहते हैं। मैं महिला होने के नाते इन कमियों से ज्यादा रूबरू हुई हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अगर वो मुझे मौका देते हैं तो मैं काम करने के लिए पूरी तरह मैं सक्षम हूँ और मैं करूंगी भी। नंबर दूसरा पर आपका सवाल था कि पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे। सर पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे, उसे जो भी कैंडिडेट, क्योंकि मैं जनसुराज से जुड़ी इस लालच से नहीं जुड़ी हूँ कि मुझे ही टिकट मिलना चाहिए, मैं इस लालच से जुड़ी हूँ कि मुझे बखरी विधानसभा की अपना एक प्रतिष्ठित क्षेत्र बनाना है। वो मायने नहीं रखता कि वो जो प्रतिष्ठित क्षेत्र, वो विकास का काम मेरे माध्यम से हो रहा है या मेरे जनसुराज पार्टी की तरफ से, मेरे किसी अन्य भाई की तरफ से हो रहा है। मुझे विकास से मतलब है, विकास चाहिए। और अगर वो माध्यम जनसुराज किसी और को बना रहा है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट मैं अपना तन मन और धन लगा के उनको समर्थन करूंगी, उनके लिए काम करूंगी। तेजस्वी यादव जी अभी पलायन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी जो सरकार है वर्तमान में वो पलायन को नहीं रोक रही है, क्या कहेंगे? इसमें सर 1% भी झूठ नहीं है। अगर इसमें ये पूरी तरह से बात सच है। हमारे पीछे कई सरकारें आई, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार आई, अगर उन्होंने पलायन बंद किया होता तो आज ये मुद्दा बनता ही नहीं। ये सवाल तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं सर, और कोई बोलता तो ठीक लगता, पर कम से कम तेजस्वी यादव जी तो ये बात नहीं बोल सकते, जिनके कंटिन्यू उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, फिर उनकी माताजी मुख्यमंत्री रही, उसके बाद वो खुद भी उप मुख्यमंत्री रहे। लगातार सरकार में बने रहने के बावजूद आपने पीछे वो काम नहीं किए, और आज आपको जरूरत पड़ गई है पलायन बेरोजगारी पर बात करने की, और इतने सालों से आप कहाँ थे। अच्छा ये बताइए कि अभी वर्तमान समय में तेजस्वी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार यदि आती है तो पलायन रोकेंगे, दूसरा शराब को चालू कर देंगे। कहाँ तक ये सही रहेगा शराब चालू कर देना? ये सब पूरी तरह से सही है कि शराब चालू करना, ये सही क्यों है मैं वो भी बता देती हूँ। सर शराब तो अभी भी समाज में चल रहा है। पहले जो 100 रुपए में बिकती थी, अब वो 300 रुपए में बिकती है। अब होम डिलीवरी हो रही है, और यहाँ तक कि ये शराब से अगर ये इलीगल काम हो भी रहे हैं तो इससे जो बड़े बड़े मंत्रियों के माध्यम से हो रहे हैं, या माफिया की तरफ से, दारू माफिया की तरफ से हो रहे हैं, या फिर ये जो प्रशासन के अंदर बैठकर ये सब काम करवा रहे हैं,
इनके ऊपर तो किसी तरह का कोई असर जा नहीं रहा, इनको तो और फायदा मिल रहा है। अगर वो लोग प्रशासन इससे मिला हुआ ना रहता तो वो आखिर शराब हमारे क्षेत्र के अंदर आती कैसे? शराब तो छोड़िए, अभी तो क्या क्या कहते हैं, सूखा नशा हमारे समाज में पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है। वो सब हो कैसे रहा है? अगर ये शराब यहाँ पर होता तो कम से कम वो सूखा नशा हमारे बिहार में अपने पैर ना पसार पाता। और अगर सर ये मैं कह रही शराब चालू करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए सर, शराब जब पहले चलता था तो उस समय जो शराब से जो टैक्स वगैरह आते थे वो डायरेक्ट सरकार के पास जाता था, जिसके प्रति हमारी हम उनसे उनकी जवाबदेही बन जाती थी हमारे प्रति, कि हमारे इस टैक्स जो आया उनका आपने क्या किया। अब क्या हो रहा है, शराब से वो अभी भी आमदनी कमा रहे हैं, लेकिन हम उनसे सवाल नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनसे क्या करोगे या क्या होने वाला है, क्योंकि वो पैसा जा रहा है उनके पास इल्लीगल माध्यम से, इनडायरेक्ट माध्यम से, जिस कारण कि हम इस पर कोई हमारी जवाबदेही नहीं बनती है और उल्टा ये हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहा है। आपकी पार्टी पहली बार बखरी विधानसभा में जनसुराज का टक्कर किससे होगा, सीपीआई से या बीजेपी से? सर, बखरी विधानसभा में जनसुराज की टक्कर उस हर भ्रष्ट नेता, मंत्री या वो सब पदाधिकारियों के साथ होने वाला है जिन्होंने हमारे बखरी विधानसभा क्षेत्र को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम किया। आपकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, क्या आपको लगता है कि बड़े दलों के सामने टिक पाएंगे? सर, हम लोग संख्या में नहीं डील करने वाले हैं, हमें संख्या से विजय नहीं होना है, हमें अपने विचारों से, हमने अपने जो विचार रखे हैं, हमें अपने समाज के विकास के संबंधी हमारे मनोभाव हैं, हम इनको लेके आगे चले हैं और हमें निसंदेह इन आशाओं पर हमें लगता है कि हमारी जनता समर्थन करेगी, क्योंकि इस समय हमें संख्या से नहीं जीतना है, हमें अपने विचारों से जीतना है। आपका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना है या लंबे समय तक सेवा करना? सर, चुनाव जीत के तो अगर मुझे जनसुराज पार्टी मौका देती है तो चुनाव जीत के भी अगर मेरा मन में सिर्फ लाभ कमाना रहेगा तो मुझे ये पार्टी 2.5 साल में ही हटा देगी, लेकिन अगर मैं सेवा का मंशा रखूंगी तो स्वाभाविक है कि मैं 5 साल तक अच्छी तरह से कार्यरत रह पाऊंगी। अगर मैं 5 साल तक लगातार कार्यरत हूं तो आप समझ जाना कि ये काम कर रही है, इसीलिए 5 साल से लगातार सरकार में बनी हुई है। यदि जनसुराज आपको टिकट देती है और जनता सपोर्ट करती है तो सर्वप्रथम बखरी में क्या बदलाव लाएंगे? सर, मैं क्योंकि एक महिला हूं और महिला होने के नाते और महिला के साथ साथ मैं एक शिक्षिका भी हूं, तो सर्वप्रथम मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं शिक्षा और ये स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दूं, क्योंकि इन दोनों परेशानियों ने हम महिलाओं को जितना परेशान किया है उसका व्याख्यान मैं जितना करूंगी उतना ही कम है। और उसके बाद हमारे क्षेत्र में सर बहुत सारी कमियां हैं, कहीं पुल नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं हमारे दलित समाज के क्षेत्रों में कहीं गलियों में जाके देखिए इतना नाली पड़ा रहेगा जहां पर आप खड़े होके पानी नहीं पी सकता, लेकिन उसी नाली के क्षेत्र में जो घर बना हुआ है वहां पर मेरा एक दलित परिवार रह रहा है, उन बीमारियों से जूझ रहा है, उन परेशानियों से जूझ रहा है, तो इसका सलूशन कौन करेगा? और अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं आके सबसे पहले जो मैंने चिन्हित काम किए हैं सबसे पहले मुझे इन कामों को अंजाम देना है। और सर, मैं इतना सबको आश्वस्त करती हूँ कि अगर मैं खुद इस क्षेत्र में आती हूँ तो मेरे काम में पारदर्शिता रहेगी, यथासंभव मैं पारदर्शिता रखूंगी ताकि मेरे काम के प्रति पूरे समाज की जवाबदेही हो। मैडम, बिहार में वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने की घोषणा की गई है, ऐसे में महिला आपके साथ क्यों रहेगा? 10,000 वो इसलिए दे रही है, वो उनको भी पता है कि ये 10,000 सबके लिए लॉलीपॉप है, लेकिन जो भी महिला समझदार रहेगी, और समझदार क्या, जो भी महिला अगर अपना बच्चा का मुंह देखती है तो उसके लिए ये 10,000 कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि ये 10,000 हमारे लिए कुछ नहीं है हमारे बच्चे के सामने। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि आधा बिहार सूखा से ग्रसित है, आधा बिहार बाढ़ से ग्रसित है, क्या कोई राजनीतिक दल के पास इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं? सर, समाधान तो होगा ही। क्या वो राज्य नहीं है जहां पर सूखा रहता है फिर भी वहां पर विकास हो रहा है? क्या वो राज्य नहीं है जो बाढ़ में डूबे रहते हैं पर फिर भी वहां विकास हो रहा है? तो हमें जरूरत है एक ऐसे समझदार होशियार सरकार की जो कम से कम इस परेशानी को सल्यूशन कर सके, जो ये अंदाजा लगा सके, ये
एक तरीका, एक अपना स्ट्रेटजी बना सके, जो कि सूखे क्षेत्रों में हम किस तरह का काम करें कि हमारा विकास होगा, और जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह का कार्य किया जाए कि उन्हें विकसित किया जा सके। क्योंकि जो सूखे क्षेत्र में अगर हम सीमेंट की फैक्ट्री लगा सकते हैं, वो हम बाढ़ वाले क्षेत्र में नहीं लगा सकते। तो जहां संभव है पहले हम वहां तो करें, और जहां पर बाढ़ है हम वहां से संबंधित जो भी हमारे काम रोजगार होंगे, जैसे चाहे वो मछली पालन का काम हो जाए, वो हम बाढ़ वाले क्षेत्रों में ही कर सकते, पानी वाले क्षेत्रों में ही काम कर सकते हैं। ऐसे एक स्ट्रैटेजी के तहत ये काम किया जा सकता है, और इसके लिए हमें एक होशियार, समझदार, एक्टिव नेता चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं, चुनाव के समय लगभग सभी पार्टी ऐसे वादे करती है, जैसा प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं। कैसे जनता यकीन करे कि इनके वादे में दम है, या फिर ऐसे पूरी करेंगे? ये सर आप सही बोल रहे हैं कि जनता कैसे विश्वास कर पाएगी। यहाँ पर तो सर प्रशांत किशोर जी की ही बात को मैं एक बार फिर दोहराऊंगी कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमने पीछे कई सरकारों के द्वारा दिए गए भाषण को व उनकी बातों को, उनकी सरकार बना के उन्होंने जो भी हमें दिया, वो सब हमने देख लिया, सुन लिया, कर लिया। और लेकिन अब हमें एक मौका देना पड़ेगा नई सरकार को, करे या ना करे। अब जैसे कि वो खुद ही बताते हैं, उनकी ही बातों को मैं दोहराऊंगी कि कोई आदमी आपको हलाल करने से पहले बताएगा नहीं कि वो उसे हलाल करने वाला है। ये तो अपने आप में ही एक बेईमान सवाल है। तो इनका ये एक हम कह सकते हैं कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक विकल्प है उनके पास कि अगर वो विकास चाहते हैं तो उन्हें एटलीस्ट एक मौका तो देना पड़ेगा। अंत में बखरी की विधानसभा के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? समाज अभी भी कहता है कि इसको बुझने नहीं आता है। अगर उसको बुझने नहीं आता है तो पति की गैर मौजूदगी में उसने परिवार चलाया कैसे? वो सालों भर वो घर पे नहीं रहता, वो पलायन करता रहा है इतने दिनों से, और उनकी गैर मौजूदगी में उनके पैसों के माध्यम से ही, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन हमने उसको बेहतर लेके हमने घर परिवार चलाया है। इस समाज में हमने अकेले सर्वाइव किया है। अगर महिला में इतनी होशियारी, समझदारी है तो उसको ये भी समझदारी है कि कौन बेहतर है, कौन कम। मेरा कहना ये है कि जब सरकार बनानी होती है तो वोट की जरूरत पड़ती है, महिला वोट देने के लिए उनको महिला की जरूरत पड़ती है। हर काम करने के लिए कोई नेता आ रहा है, लीडर आ रहा है, आपको आरती उतारने के लिए महिला की जरूरत पड़ती है। आपको सशक्तिकरण दिखाना है, समाज को दिखाना है हम विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर चीज के लिए आपको महिला की जरूरत पड़ती है। तो आखिर मुझे आप जरा ये बताइए कि जब भी चुनाव होता है तो आखिर कोई भी नेता या कोई भी आदमी जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है, कोई भी महिला से बात करना क्यों नहीं जरूरी समझता? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि महिला के पास दिमाग, उनको लगता है कि महिला के पास दिमाग नहीं है। अगर दिमाग नहीं है तो उनको कोई अधिकार नहीं है उनसे वोट मांगने की, उनके आगे हाथ जोड़ने की, उनसे किसी तरह की विचारधारा लेने की, क्योंकि